अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1066वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, सबक नंबर 1064 में हमने चाइना की और ओग़र मुसलमानों की मुख्तसर सी तारीख़ बयान की और वहाँ के कुछ हालात बयान किए। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसके अंदर ये बताया गया है कि फ़िलहाल दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़लूम मुसलमान कहीं के हैं तो वो चाइना के मुसलमान हैं, जिनके हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखी जाती है और जिनके ऊपर जुल्म व सितम होता है, जिनकी दाढ़ियाँ काटी जा रही है या जिनको रोज़े नहीं रखने के लिए कहा जा रहा है। तो आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे ये सारी चीज़ों को और समझेंगे कि वाकई में इस वक्त में मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि हकीकतन इस वक्त में पूरी दुनिया में सबसे मज़लूम जो मुसलमान हैं वो किस इलाके के हैं, किस खित्ते के हैं, जो हमने प्रैक्टिकल जिसका हमने स्टडी की है और उसको एनालिसिस किया है। तो शुरुआत हम चाइना से ही करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि चाइना गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है सिक्योरिटी को लेकर, उनके अपने मुल्क की सिक्योरिटी को लेकर, वो इंतहाई सेंसिटिव है। दुनिया के अंदर चंद ममालिक ऐसे होंगे जिन मुल्कों की सिक्योरिटी सिस्टम एकदम सेंसिटिव होता है, उन्हीं में से एक चाइना है। चाइना का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि चाइना में जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। मैं बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब के ऊपर देखते रहता हूँ, मतलब बहुत से वीडियोस देखता हूँ। एक हमारे महाराष्ट्र का लड़का है, वो चाइना में MBBS कर रहा है, उसका नाम सुमित है। तो वो जो सुमित है, जिस शहर के अंदर उसका MBBS चल रहा है, वहाँ पर उसकी एक आदत है कि भाई मैं अपने लोगों को, अपनी जान पहचान वालों को थोड़े से चाइना के हालात बताऊं, क्योंकि जब वो गांव आता है तो सब लोग उसको पूछते हैं चाइना के गांव कैसे है, चाइना के खेड़े कैसे है, चाइना की झोपड़पट्टी कैसी है, चाइना के अंदर लोग कैसा रहते हैं। तो उसने क्या किया कि यूट्यूब पे अपना एक चैनल ही बना दिया और वो ऐसे वीडियोस जो है हर 2-3-4 दिन में जो है डालते रहता है। तो उसके हर वीडियो को मैं देखते रहता हूँ, उसके अंदर पूरे डिटेल्स वो बताता है। अब उसने वहाँ के गांव कैसे है, देहात कैसे है, वहाँ की झोपड़पट्टी कैसी है, वहाँ के बिल्डिंग्स कैसे है, वहाँ के हॉस्पिटल्स कैसे है, वहाँ शादी कैसी होती है, सारी चीज़ें जो सारे वीडियोस हमने देखे हुए हैं, उसका जो निष्कर्ष है, उसका जो निचोड़ है वो ये है कि चाहे आप वहाँ की झोपड़पट्टी एरिया में चले जाओ, चाहे आप वहाँ के गांव में चले जाओ, चाहे किसी भी जगह पे आप जाओ, उसका जो एंट्री पॉइंट होगा वहीं से कैमरे लगे हुए होंगे। मिसाल के तौर पे आप एक बस्ती में एंट्री कर रहे हैं तो गांव का जो मेन गेट है, सबसे पहले तो वहाँ पे कैमरा है। उसके बाद वहाँ के हर कॉर्नर के ऊपर कैमरा होगा। यानी एक आदमी गांव में एंट्री कर रहा है, उसके बाद में वो किस रास्ते से किस साइट के अंदर टर्न लेगा वो फ़ौरन अगले कैमरे के अंदर कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद वो किस गली के अंदर दाखिल हुआ वो उसके बाद वाले कैमरे में कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद में वो किस हॉस्पिटल के अंदर, किस स्टेशन के अंदर, किस क्या कहेंगे उसे, घर के अंदर दाखिल हुआ है, किस बिल्डिंग के अंदर। मतलब ये है कि चाइना गवर्नमेंट वहाँ का जो नॉर्मल एक इंसान है उसके भी हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखती है। अच्छा, ये सब क्यों होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सिर्फ ओग़र मुसलमानों के लिए नहीं है, ये चाइना की एक नॉर्मल पॉलिसी है पूरे मुल्क के अंदर। इतना बड़ा मुल्क है, यानी हमारे इंडिया से चाइना का जो रकबा है ज़मीनी एतबार से वो 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा, इतना बड़ा चाइना है। लेकिन पूरे मुल्क में ये जो सिस्टम है उनका, अब ये चीज़ तो जो सुमित के वीडियोस थे मैंने उसके हवाले से बताया हूँ। अब मैं आपको नेशनल ज्योग्राफिक के हवाले से आगे की बात बताता हूँ। एक प्रोग्राम मैं नेशनल ज्योग्राफिक पे देख रहा था, उसके अंदर वो लोग बता रहे थे कि चाइना के जो CCTV कैमरे हैं उनमें और अदर जो CCTV कैमरे होते हैं, जैसे अब हमारे यहाँ पे भी आप लोग देखते होंगे बहुत से वीडियोस वायरल हो जाते CCTV पे, रोड पे कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है तो वो CCTV कैमरे को कैप्चर करके बताया जाता है। चाइना में वैसे CCTV कैमरे नहीं है।
चाइना के जो सीसीटीवी कैमरे हैं ना, वो इतने हाई रेजोल्यूशन है, इतनी हाई टेक्नोलॉजीज़ वो लोग यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे एक रेलवे स्टेशन के ऊपर वो कैमरा लगा हुआ है, हज़ारों लोग उस गेट से अंदर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और एक साथ में वो कैमरा जो है सैकड़ों लोगों पे फोकस किए हुए हैं। वो सैकड़ों जो लोग हैं, उन सैकड़ों लोगों के अंदर अगर वो सिक्योरिटी वालों को किसी एक फ़र्द को अगर उनको वॉच करना है या उसको कैप्चर करना है, तो वो अकेले फ़र्द को उसमें से अलग कर सकते हैं, और उसका जो चेहरा है, उसका जो फेस है, उसको हर एंगल से देख सकते हैं, राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से, सामने की साइड से, और उनके पास में जो डेटा है उससे उसको मैच कर सकते, भाई ये फ़र्द कौन है। जैसे ही उन्होंने उनके पास के डेटा के साथ में उस तस्वीर को मैच किए, तो फ़ौरन उसका पूरा बायोडेटा निकल के सामने आ गया। ये फ़लाना आदमी है, फ़लाने शहर का है, फ़लानी जगह पे काम करता है, और ये अभी इस वक्त में इस रास्ते से गुज़र रहा है। ये है चाइना का हाई सिक्योरिटी सिस्टम। और ये सब क्यों है, फिर अब मैं आगे बताता हूँ आपको। तो चाइना ने इस तरीक़े से पूरे मुल्क के अंदर इस तरीक़े से कैमरे लगाए हुए हैं। अब आप सोचो, जो वहाँ पे चलती हुई बसें हैं, उन बसेस के अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं। जो गवर्नमेंट की बसेस होती है ना, जैसे कॉरपोरेशन की बसेस होती है, और एक शहर से दूसरी शहर में जाने वाली जो बसेस होती है, क्योंकि पिछले दिनों में चाइना के अंदर एक बस में ड्राइवर और एक पैसेंजर के बीच में कुछ तेरी मेरी हो गई, उससे हाथापाई भी हो गई। वो हाथापाई के अंदर जो ड्राइवर था, उसका बैलेंस जो है वो थोड़ा सा हाथ से छूट गया, स्टीयरिंग पूरी तरह से घूम गया, और वो बस उस वक्त में एक ब्रिज के ऊपर से गुज़र रही थी, और तकरीबन जो है कई 100 फीट की ऊंचाई के ऊपर वो बस थी, और वो बस बुरी तरह से खाई में गिर गई। सारे लोग उसके अंदर के फौत हो गए थे। तो उतना कैमरा और वो मिल गया था, जिसकी वजह से बाद में पता चला कि बस गिरने से पहले बस के अंदर क्या क्या कार्रवाई हुई। तो इस तरीक़े से चाइना जो है गवर्नमेंट, वो हर चीज़ के ऊपर वॉच रखती है, नज़र रखती है। अब इसके रखने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसके रखने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये कि फ़िलहाल चाइना में जो पार्टी हुकूमत कर रही है, उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, और शी जिनपिंग जिस पार्टी के लीडर है वो कम्युनिस्ट पार्टी ही है। तो चाइना में एक ज़माने में 2 पार्टियां हुआ करती थी, एक थी नेशनलिस्ट पार्टी, दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी। नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान में इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े, मतलब लड़ाई झगड़े जैसे हमारे देश में भी पार्टियां पार्लियामेंट में लड़ती है, वहाँ पे पार्लियामेंट में नहीं लड़ते थे। वो आपस में हाथापाई से भी नहीं लड़ते थे, जंग लड़ते थे, जंग बाज़ाब्ता। जो जैसी 2 फ़ौजें एक दूसरे से जंग लड़ती है, वैसी जंग हुई भी है वहाँ की नेशनलिस्ट पार्टी के और कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान में। और वो जंगों का जो ज़माना था, इतनी आपस में दुश्मनियाँ जो है वो शिद्दत पसंदी के साथ में थी। उन दुश्मनियों की वजह से आप सोचो, खुद एक ही कौम है, वो दोनों भी, नेशनलिस्ट पार्टी वाले भी चाइना के ही, कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी चाइना के ही। लेकिन जब नेशनलिस्ट पार्टी वालों को पता चला कि ये पूरा गांव कम्युनिस्ट पार्टी वालों का है, उन्होंने पूरे गांव को आग लगा दी। तो ऐसे भी हालात वहाँ पे होए हुए हैं कि एक रात में पूरे गांव को जला दिया। पता चला वो गांव में 20,000 लोग रहते थे, एक रात में पूरे 20,000 लोगों को ज़िंदा जला दिया। ऐसी दुश्मनियाँ वहाँ पे हुई भी है। लेकिन माओ ज़ेडोंग जो थे, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से पूरे चाइना को दोबारा खड़े किया, उन्होंने चाइना को मुत्तहिद किया, चाइना के किसानों को, गरीबों को। उन्होंने कहा कि हम तुमको ज़मीनें देंगे, खेत देंगे। वो एक अलग तारीख़ है। उनको सबको साथ में लेकर उन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी को चाइना से भगा दिया उन्होंने। तो पूरी पार्टी भाग के जो है ताइवान चले गई, और उन्होंने ताइवान पे कब्ज़ा कर लिया। तो ताइवान आज भी ताइवान कोई अलग से मुल्क नहीं है, ताइवान चाइना का ही हिस्सा है। दुनिया में कोई भी ताइवान को मुल्क तस्लीम नहीं करता, बल्कि वो उसका भी नाम चाइना ही है और चाइना का नाम भी चाइना ही है, दोनों चाइना ही हैं। तो बहरहाल मेन जो मुद्दे की बात है वो ये कि अब जो नेशनलिस्ट पार्टी के लोग थे, उन्होंने क्या किया कि चाइना के जो दुश्मन मुल्क है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इंग्लैंड है,
ये सारे मुल्कों से हाथ मिला दिया, क्योंकि ये जो सारे मुल्क है इन लोगों से भी चाइना का जो लड़ाई झगड़ा है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही है। तो वो एक अलग तारीख़ है, मैं फिर कभी उसके ऊपर चर्चा करूँगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ है कि आज भी अब क्या हो गया कि चाइना की जो ये गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उसने चाइना को अमेरिका के मुकाबले में खड़ा करने के लिए पूरा एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया। और अमेरिका ने हमेशा ये कोशिशें किया कि चाइना के अंदर ही लोगों को लड़ाए, लोगों को झगड़ाए। नेशनलिस्ट पार्टी के जो बची कुची जो खुरचन रहती ना गांव खेड़े में इधर उधर कहीं पर, उनको सबको जमा करके बगावत के ऊपर उनको उभारे, उनको उकसाए। तो ये उन्होंने पूरी एनर्जी लगा दी कि चाइना को स्टेबल नहीं होने देना है। तो चाइना गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती थी। और इससे पहले हुआ ऐसा 1991 के अंदर लाखों लोग बीजिंग के अंदर जो है वहाँ के एक स्क्वायर के ऊपर पूरे लोग जमा हो गए गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा हमको कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहिए, हमको ये हुकूमत नहीं चाहिए। बहुत इनकलाब हुआ वहाँ पे भी पूरे मुल्क के अंदर। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोगों ने बगावत नहीं की। तो ये सब चीज़ों से तंग आकर, क्योंकि अब उसका एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अब आपने सुने होंगे हांगकांग के अंदर तकरीबन पिछले 11 महीनों से प्रोटेस्ट चालू है हांगकांग के अंदर। वहाँ की पूरी पब्लिक रोडों पे, रास्तों पे निकली हुई है। क्यों निकली हुई है? अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हांगकांग वो चाइना का ही एक हिस्सा है, लेकिन हांगकांग के ऊपर आज से 10-15 साल पहले तक इंग्लैंड का कब्ज़ा था, ब्रिटेन का कब्ज़ा था। तो हांगकांग को उन्होंने अब भी आज़ाद किए 1997 के अंदर। अभी आज़ादी मिली हांगकांग को, तो वो सिर्फ बोलने की आज़ादी थी, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर वैसे ही है अंग्रेज़ों की। तो हांगकांग और चाइना दोनों की मेंटालिटी भी अलग है, वो पूरी वेस्ट की मेंटालिटी रखते हैं। तो अब हांगकांग में जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, चाइना का कहना ये है कि ये पूरा क्या पूरा अमेरिका की वजह से हो रहा है, क्योंकि अमेरिका चाइना को सुपर पावर बनने नहीं देना चाहता है। तो ये सारी वजूहात है जिसकी वजह से चाइना गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी का सिस्टम एकदम टाइट रखा हुआ है। इसीलिए वहाँ पे अमेरिकन तकरीबन जो प्रोडक्ट्स हैं, गूगल है, यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिकन वेबसाइट्स जो है वहाँ पे काम नहीं करती हैं, उन पे सब पे पाबंदी लगी हुई है। और मैं आपको वहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम कितना सख्त है, मेरे साथ पेश आया हुआ वाक़या बताता हूँ। अब मैं जब सफ़र कर रहा था तो मेरे साथ में जो है हमारे इंडिया का जो है ना डाबर का जो रेड टूथपेस्ट आता है, क्योंकि मैं मदरसे में पढ़ता था, उस ज़माने में वो पेस्ट नहीं आता था बल्कि उसका मंजन आता था, डाबर लाल दंत मंजन। तो मैं उस ज़माने में वो दंत मंजन इस्तेमाल करता था। अब जब वो पेस्ट आने लगा तो मैं उसका पेस्ट इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं डाबर का ही इस्तेमाल करता हूँ। मुझे तकरीबन आज 25 से 30 साल हो गए होंगे मैं डाबर का वो रेड टूथपेस्ट ही इस्तेमाल करता हूँ। अब जब हम बीजिंग एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचे और मेरे सामान के अंदर वो जो पेस्ट था, तो वो सिक्योरिटी वालों ने वो पेस्ट निकाल के उसको बाजू में डाल दिए। मैं बोला भाई ये तो पेस्ट है, टूथपेस्ट है, क्योंकि मैं चाइना का पेस्ट नहीं यूज़ कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं आप ये भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो निकाल के उन्होंने बाजू में डाल दिए। वो पेस्ट ले जाने की उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी। तो खैर वहाँ के हालात ऐसे हैं, तो वो सबके ऊपर वॉच रखते हैं। अब हम आते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि फ़िलहाल दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मज़लूम मुसलमान कहाँ के हैं। ओगर जो मुसलमान हैं पूरी आज़ादी है उनको, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ पर, माशाअल्लाह नमाज़ पढ़ सकते हैं। मैंने जैसा उस सबक में भी बताया, कज़ाकिस्तान उनके पड़ोस में है, किर्गिज़िस्तान उनके पड़ोस में है। 4-4 जगह से हाईवे के पॉइंट है जहाँ से आप सफ़र कर सकते हैं, लोग आते हैं जाते हैं। और उसके अलावा मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया उस सबक में कि किर्गिज़िस्तान के बाद में हमारे इंडिया से उसका पूरा बॉर्डर मिला हुआ है और हमारे कश्मीर से मिला हुआ है। यानी वो जो पूरा ओगर मुसलमानों का जो सूबा है हिंदुस्तान के कश्मीर से उसका बॉर्डर मिला हुआ है, फिर किर्गिज़िस्तान है और उसके बाद में कज़ाकिस्तान है उसको। और उसके अलावा एक और नई इन्फॉर्मेशन मुझे ये मिली कि कश्मीर के अंदर भी ओगर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो आबाद है बोलकर। बहरहाल
मज़लूम जो मुसलमान हैं, मैंने जो स्टडी किया हूँ, मेरी नज़र में इस वक्त दुनिया में सबसे मज़लूम मुसलमान हैं वो है फ़लस्तीन के मुसलमान, और दूसरे नंबर पे म्यांमार के अंदर जो बेचारे रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो दुनिया की सबसे मज़लूम कौम है फ़िलहाल। फ़लस्तीन के मुसलमान इसलिए कह रहा हूँ, माशाअल्लाह वहाँ पे हमको तो हुकूमत वगैरह नज़र आ रही है, लेकिन इज़राइल जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे कुदरती चीज़ें हैं, पीने का पानी वगैरह वगैरह, उन पे बहुत उसने पाबंदियाँ लगाई हुई है, सख्तियाँ हैं वहाँ पर। और गाज़ा के ऊपर जिस तरीके से पिछले साल रमज़ान में, तो इज़राइल के जब दिल में आता है वो जब मस्जिदों पे इस तरीके की बमबारी करता है। और रोहिंग्या मुसलमानों के हालात तो हमारे सामने हैं। अल्लाह बस ये दोनों इलाक़ों के जो मज़लूम मुसलमान और इनके अलावा जहाँ के भी मुसलमान मज़लूम हैं, उनके हालात को बेहतर बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।